सोचिए, प्राचीन भारत के घने शांत जंगल, वहां कुछ ऋषि एक ऐसे गुप्त ज्ञान पर बात कर रहे हैं जिसका नाम सुनते ही आज भी मन में एक अजीब सा डर और रहस्य भर जाता है। नाम है भूत विद्या। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई भूत प्रेत की डरावनी कहानियों के बारे में है, या फिर इसके पीछे छिपा है हमारे ही मन का एक बहुत गहरा विज्ञान। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। प्राचीन गुरुओं का नजरिया ना बिल्कुल साफ था। वो कहते थे, ये जो शरीर है ये सिर्फ हड्डी और मांस का ढांचा नहीं है, ये तो मन, चेतना और न जाने कितनी सूक्ष्म ऊर्जाओं का घर है। और जानते हैं, भूत विद्या की असली कहानी यहीं से, इसी सोच से शुरू होती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये रहस्य खुलना शुरू होता है एक सीधे साधे सवाल से, जो एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है। वो कहता है, गुरुदेव, मैंने देखा है कि कुछ लोग अचानक से इतने बदल क्यों जाते हैं, उनका पूरा व्यवहार ही पलट जाता है। और गुरु का जो जवाब था वो सच में चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, जिसे तुम भूत प्रेत का खेल समझ रहे हो वो भूत विद्या है, और ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि आयुर्वेद की 8 सबसे जरूरी शाखाओं में से एक है। सोचिए, इसका मकसद डराना था ही नहीं, बल्कि इंसान को उसके अपने ही मन के अंधेरों से बाहर निकालना था। तो फिर ये होता कैसे था? देखिए, चरक संहिता में मन को समझने का एक फ्रेमवर्क दिया गया है। वहां कहा गया है कि हमारा मन 3 गुणों, या कह ले कि 3 तरह की एनर्जी से चलता है। सत्व यानी कि क्लैरिटी और बैलेंस, रज मतलब एक्शन और बेचैनी, और तम यानी सुस्ती और अंधेरा। अब होता क्या है कि जब किसी के अंदर रज यानी बेचैनी या तम यानी जड़ता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसका मन जैसे धुंधला पड़ जाता है, उसे चीजें साफ नहीं दिखती, और बस इसी मानसिक उलझन को उस जमाने में लोग भूत बाधा का नाम दे देते थे। अच्छा, यहां तक तो बात समझ आती है, लेकिन शिष्य का अगला सवाल वो और भी गहरा है। वो पूछता है, गुरुदेव, मान लिया कि ये मन की अलग अलग हालतें हैं, पर फिर इन्हें अलग अलग तरह के भूत या ग्रह जैसे नाम क्यों दिए गए? ये एक बहुत जरूरी सवाल है ना? और इसका जवाब कमाल का है। देखिए, ये जो ग्रह शब्द था ना, ये असल में अलग अलग मानसिक परेशानियों के लिए इस्तेमाल किए गए प्रतीक थे, एक तरह के लेबल थे। जैसे अगर किसी को देव ग्रह से पीड़ित बताया जाता, तो इसका मतलब था कि उस व्यक्ति में बहुत ज्यादा उत्साह है, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और उसे नींद ही नहीं आ रही। आज की भाषा में इसे शायद मैनिक बिहेवियर कह सकते हैं। वैसे ही असुर ग्रह का मतलब था बहुत ज्यादा गुस्सा, हिंसा वाले विचार, और पितृग्रह मतलब गहरा दुख, अकेलेपन और बस अतीत की यादों में डूबे रहना, जो आज के डिप्रेशन या गहरे सदमे जैसा है। तो ये भूत नहीं थे, ये मन की भाषा को समझने का एक बहुत ही शानदार तरीका था। और जरा सोचिए इस बारे में, उस जमाने में कोई एमआरआई मशीन, कोई लैब टेस्ट तो थे नहीं, तो ये ऋषि मुनि डायग्नोस कैसे करते थे? वो सिर्फ देखकर करते थे, अपनी गहरी ऑब्जर्वेशन से। वो किसी के बात करने का तरीका, उसकी आंखों की हलचल, उसके उठने बैठने का ढंग, अरे यहां तक कि उसके खान पान की आदतों को देखकर ही मन की गहराइयों को पढ़ लेते थे। ये उनकी सबसे बड़ी कला थी, उनका विज्ञान था। चलिए, डायग्नोसिस की बात तो हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल, इलाज कैसे होता था? अगर ये मानसिक परेशानियां थीं तो इनका ट्रीटमेंट क्या था? क्या वाकई बस कुछ मंत्र पढ़ दिए जाते थे, या इसके पीछे भी कोई ठोस तरीका था? इलाज का तरीका ना 3 लेवल पर काम करता था, बड़ा ही होलिस्टिक था। सबसे पहला लेवल था वातावरण। मरीज को एक सुरक्षित, शांत और पॉजिटिव माहौल दिया जाता था, ताकि उसका डर कम हो और एक भरोसा जगे। दूसरा लेवल था शरीर, और तीसरा और सबसे जरूरी, मन। पहले बाहर से शांत करो, फिर भीतर से। और मन को शांत करने के लिए उनके पास कमाल के टूल्स थे, जैसे ब्राह्मी और अश्वगंधा जैसी जड़ी बूटियां जो नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करती हैं। फिर थे मंत्र। मंत्रों का काम था बस साउंड की रेपिटिशन से मन को एक जगह फोकस करना, जो बिल्कुल आज की माइंडफुलनेस प्रैक्टिस जैसा ही है ना? और एक बहुत ही खास तकनीक थी, सत्वावजय चिकित्सा। इसमें क्या होता था? इसमें अच्छी कहानियां, संगीत और पॉजिटिव बातचीत के जरिए मरीज के नेगेटिव थॉट पैटर्न को बदला जाता था। ये तो बिल्कुल आज की कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी जैसा ही हुआ। हाँ, एक और दिलचस्प बात, कभी कभी कुछ रस्म रिवाज या कह लें कि अनुष्ठान भी किए जाते थे, लेकिन इनका मकसद वो नहीं था जो लगता है।
इनका असली मकसद था मरीज के दिमाग में एक मजबूत यकीन पैदा करना कि हाँ, अब जो भी नेगेटिव असर था वो खत्म हो गया है। ये एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल था जिसे आज हम प्लेसिबो इफेक्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य इलाज नहीं है। इलाज तो तब होता है जब समस्या आ जाए। भूत विद्या का असली लक्ष्य तो इससे कहीं आगे था। उसका असली मकसद था मन को इतना मजबूत, इतना लचीला बना देना कि ये परेशानियां कभी पैदा ही ना हो। मतलब प्रिवेंशन, रोकथाम। गुरु की एक बात इस पूरी फिलॉसफी को समझा देती है। वो कहते हैं, असली वैद्य वो नहीं जो बीमारी को ठीक करे। असली वैद्य तो वो है जो इंसान को इतना जगा दे, इतना जागरूक कर दे कि बीमारी कभी जन्म ही ना ले। सोचिए कितनी कितनी गहरी बात है ये। तो सवाल है, मन को इतना मजबूत बनाएं कैसे? चरक संहिता में इसके लिए बड़े सीधे सादे नियम दिए गए हैं। एक रेगुलर रूटीन बनाए रखें, अच्छा संतुलित खाना खाएं, हर रोज बस कुछ देर शांति से बैठें, अपने मन को देखें और अपने विचारों, अपनी बातों और अपने कामों पर ध्यान दें, जागरूक रहें। इसी को कहा गया स्वनियंत्रण, मतलब अपने मन पर अपना राज। गुरु ने इसे समझाने के लिए एक बहुत खूबसूरत मिसाल दी। वो कहते हैं, एक शांत नदी को देखो। पानी जब एकदम स्थिर होता है तो उसमें पूरा आसमान साफ साफ झलकता है, लेकिन जैसे ही पानी में हलचल होती है सब कुछ धुंधला हो जाता है। हमारा मन बिल्कुल ऐसा ही तो है। जब वो शांत होता है तो उसे हकीकत साफ नजर आती है, लेकिन बेचैन मन सब कुछ तोड़ मरोड़ कर दिखाता है। और आखिर में गुरु उस सबसे बड़े राज से पर्दा उठाते हैं जो उस पूरे ज्ञान का सार है, बस एक लाइन में। वो कहते हैं, शिष्य, एक बात हमेशा याद रखना, भूत बाहर पैदा नहीं होते, वो हमारे मन के अंदर ही जन्म लेते हैं। तो देखा आपने, भूत विद्या ये कोई डरावनी कहानी नहीं बल्कि चेतना का विज्ञान था। एक प्राचीन साइकोलॉजी जो सिखाती है कि असली ताकत बाहर नहीं, अपने ही भीतर के डर और वहम को समझने में है और उसे रोशनी में बदलने में है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि मन का यह प्राचीन विज्ञान जो संतुलन, जागरूकता और करुणा पर आधारित है, क्या वो आज के इस दौर में भी हमारा मार्गदर्शन कर सकता है?